हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, आई एग्जाम बी के एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल एग्रीबी में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया प्रोडक्शन डेटा, एग्रीकल्चर स्कीम्स, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। मैंने कई आपसे क्वेश्चंस पूछे, आपने उसके आंसर दिए। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। डिस्कस करें, डिस्कशन से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। एंड अगेन धीरे धीरे एग्जाम बहुत पास आता जा रहा है। अपने नोट्स को रिवाइज करते रहें, मॉक टेस्ट देते रहें। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रेटजी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें सो दैट कि आपको हमारे जितने भी नोटिफिकेशन है उसके बारे में पता चले। देन सो दिस इज द पार्ट 5 हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल साइंस के क्विज आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। एग्रोनॉमी के साथ हमने सॉइल साइंस डिस्कस नहीं किया था, उसमें केवल हमने एग्रोनॉमी डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि आप बस्ट करें क्रैकर्स। तो आई होप कि आपने बस्ट करे होंगे, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ के मॉक टेस्ट आप दे ही रहे होंगे, जरूर देते रहें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कोकोनट इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कोकोनट कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये हर किसी को डाउट हो सकता है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स नॉर्थ इंडिया से हैं कि कोकोनट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है या कैसे प्रोपोगेट होता है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं काफी, आपने देखे होंगे प्रोपगेशन से रिलेटेड कोई ना क्वेश्चन क्वेश्चन आपको मिलेगा। सिमिलरली पपाया कैसे प्रोपगेट होता है, ये कॉमन क्वेश्चन होता है। तो कोकोनट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, सीड के थ्रू ही प्रोड्यूस किया जाता है। जो पूरा कोकोनट है उसको नर्सरी रेज करके उसमें से सीडलिंग बनाई जाती है और उसको वैसे ही प्रोपोगेट किया जाता है। सेकेंड एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज मृग बहार क्रॉप फ्रूट्स इन। मृग बहार में फ्रूटिंग किस सीजन में होती है, किस मंथ में होती है। दोस्तों, मैं इस आंसर को बताने से पहले आप सभी को बता दूं कि ये जो क्लासिफिकेशन है मृग बहार, अम्बे बहार एंड हस्त बहार, जिसको हम बहार ट्रीटमेंट कहते हैं, ये थोड़ा बहुत वेरी होता है ऊपर नीचे, बेसिकली अकॉर्डिंग टू द क्रॉप, अकॉर्डिंग टू द स्टेट। ओके तो थोड़ा बहुत आपको वो देखना है कि सीट्रस फ्रूट पूछा है कि गुआवा फ्रूट पूछा है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कई कई बार आप ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पे देखें आपने कुछ और पढ़ा हो और आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो वो कंफ्यूजन इस वजह से भी हो सकता है कि आप दूसरी क्रॉप में पढ़ रहे हो। तो जिस भी क्रॉप में पढ़े हैं बेसिकली ये देख लें। ये बेसिकली हमने यूपी वाला बेसिकली जो गुआवा में फॉलो होता है वो हमने यहाँ पे लिखा है। सो द अम्बे बहार, इसमें फरवरी में फ्लावरिंग होती है और जो फ्रूटिंग होती है वो जुलाई अगस्त में होती है। बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि इसमें इंसेक्ट अटैक बहुत ज्यादा होता है, इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। हस्त बहार अक्टूबर में इसकी फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है मार्च और अप्रैल में। मृग बहार जून में फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग होती है नवंबर एंड दिसंबर में। ये वाला जो अभी मार्केट में आता भी है, दिस इज ये इसका टेस्ट काफी अच्छा रहता है मृग बहार का। अकॉर्डिंगली ये जो बहार ट्रीटमेंट है ये फ्रूट्स में होता है जिसमें एक से ज्यादा बार बियरिंग होती है फ्रूट्स की, उसके लिए ये बहार ट्रीटमेंट होता है। तो आप इसको क्रॉप वाइज, सीजन वाइज, स्टेट वाइज थोड़ा सा देख लें जब भी इसको आंसर करें। थर्ड एंड द इजी क्वेश्चन इज कौन ब्रांच हॉर्टिकल्चर की कौन सी ब्रांच है जो वेजिटेबल की स्टडी करती है। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, इट इज द ओलेरिकल्चर। पिसिकल्चर क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आई होप कि आपको बाकी चीज भी पता होंगी ही। फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी एंड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर इज अबाउट द सिल्क रियरिंग। पिसिकल्चर के बारे में आप बताएंगे। देन व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट एंड द नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट हम ये किसे कहते हैं, आपको इसमें से बताना है कौन सा नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है। मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, पपाया है, नन ऑफ द अबव। तो पहले क्लाइमेक्टेरिक हम किसे कहते हैं, नॉन क्लाइमेक्टेरिक हम किसे कहते हैं। क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट, फ्रूट सॉरी, बेसिकली जो फ्रूट होते हैं उसको हम कहते हैं जो हार्वेस्ट करने के बाद भी राइपनिंग जिसमें हो सकती है। बट ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें हार्वेस्टिंग के बाद राइपनिंग नहीं होती है, उसको हम नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स कहते हैं। तो ये बेसिक इसमें डिफरेंस होता है। एंड आप यहाँ पे आप अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो जो नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स है, मैंगो आपने देखा है, मैंगो को बेसिकली हार्वेस्टिंग करने के बाद ही उसको पकाया जाता है या उसकी राइपनिंग होती है, तो ये राइप होता है। बनाना भी राइप होता है। ग्रेप्स, ग्रेप्स आप देखेंगे ग्रेप्स में बहुत ज्यादा राइपनिंग नहीं होती है, जैसा वो उसके बाद खराब होना स्टार्ट हो जाता है अगर उसको बहुत टाइम तक आप रखेंगे। पपाया में भी तो है। तो बेसिकली जो नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स हैं इसमें स्ट्रॉबेरी है, ग्रेप है, रास्पबेरी है, चेरी है, सीट्रस एंड मेनी अदर्स। सीट्रस फ्रूट्स आर आल्सो कम्स अंडर द नॉन क्लाइमेक्टेरिक टाइप ऑफ फ्रूट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्वेस्टिंग ऑफ द बेस्ट पिक इन द टी इज रेफर्ड एज। तो हार्वेस्टिंग जो टी की लीव्स होती हैं वो उसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है उसके लिए बेस्ट स्टेज कौन सी होती है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये टू लीव्स एंड अ बर्ड, तो टू लीव्स जब दो लीव इसमें और एक ऐसे बर्ड होता है तो दिस वन इज द परफेक्ट स्टेज जिसमें कि हमारा
टी कंटेंट ज्यादा होता है, एंड आपको चैट में बताना है कि टी कंटेंट या जो केमिकल है वो कौन सा होता है रिस्पॉन्सिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरीगोल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। मैं इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए लेता हूँ, आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन है जिसमें कोई ना कोई एक कंसेप्ट होता है, रादर देन कि इंडिविजुअल आप क्वेश्चंस को रट लें। क्वेश्चन रटना फोकस नहीं है, क्वेश्चन का टाइप आपको पता होना चाहिए। जैसे ये है मैरीगोल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी ये सभी को पता है कि, या फिर आपको नहीं पता हो सकता बेसिकली, ये लूज फ्लावर का एग्जाम्पल है। अब आपको ये देखना है कि कट फ्लावर के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और क्या कैटेगराइजेशन होता है कट फ्लावर एंड लूज फ्लावर का, और इसके साथ आप ये पढ़ सकते हैं हमारा कौन सा स्टेट कट फ्लावर एंड कौन सा स्टेट लूज फ्लावर प्रोडक्शन में सबसे आगे है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज किन्नू मैंड्रिन इज अ क्रॉस ऑफ किंग इनटू क्या। तो जो किन्नू मैंड्रिन था, किन्नू आप सभी को पता होगा मार्केट में बहुत ज्यादा आता है, किन्नू किसका क्रॉस है, किंग इनटू विलो लीफ, तो ये किंग इनटू विलो लीफ का क्रॉस है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड क्रॉस वाले क्वेश्चंस मैक्सिमम आप देखोगे मैंगो की जो वेराइटीज हैं उससे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा उससे आगे नहीं पूछे जाते। कुछ कुछ फेमस, जैसे किन्नू इज फेमस फ्रूट, तो इसका पूछा जा सकता है। विच वेजिटेबल हैज अ लॉन्ग स्टोरेज लाइफ, तो स्टोरेज लाइफ से जब हम शेल्फ लाइफ की बात करते हैं तो किस वेजिटेबल की सबसे ज्यादा स्टोरेज लाइफ है। यहाँ पे आई थिंक आपको लगेगा कि ऑप्शंस बहुत इजी दिए हैं, यहाँ पे अगर पोटैटो दिया होता तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता, बट अगर ये दोनों ही दिए हैं तब भी अनियन इज द वेजिटेबल जिसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो, ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो कौन सा केमिकल करता है। बेसिकली जो ग्रीनिंग होती है वो क्यों होती है, वो जब भी सनलाइट पड़ती है, क्योंकि वो ट्यूबर है, वो सीड नहीं है, वो ट्यूबर है। ट्यूबर इज अ वेजिटेटिव पार्ट, और उसमें क्या होने लग जाता है, क्लोरोफिल बनने, क्लोरोफिल की सिंथेसिस होने लग जाती है। दिस इज बेसिकली ड्यू टू द सोलेनिन, जो सोलेनिन कंटेंट होता है वो उसमें बढ़ जाता है, और क्लोरोफिल वहां पे बनता है, और क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वहां पे होने लग जाती है, जिसकी वजह से ग्रीनिंग होती है। तो ये जब प्लांट फील्ड में है तब भी हो सकता है, या जब आप उसको स्टोर कर रहे हैं ऐसा तब भी हो सकता है, क्योंकि उसमें स्टार्च कंटेंट प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ग्रीनिंग यहाँ पे बेसिकली होती है। विच वेराइटी ऑफ मैंगो इज सुटेबल फॉर द हाई डेंसिटी प्लांटिंग, ये तो आप सभी को पता होगा कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सी मैंगो की वैरायटी यूज की जाती है। अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, आम्रपाली या सिंधु, तो आम्रपाली इज द करेक्ट आंसर। आम्रपाली हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज की जा सकती है। इसके लिए कितना कितना साइज हो सकता है ये आप कमेंट बॉक्स पे बताएं। एंड आगे बढ़ने से पहले आईबीपीएस एएफओ के लिए अगर आप प्रिपेयर करें तो आप अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जस्ट बाद, क्योंकि मे बी तब तक आपका नोटिफिकेशन आ जाए या फिर उसके नेक्स्ट डे आपका नोटिफिकेशन आए। तो इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द एक्सपेक्टेड है, पीओ का आ चुका है, एसओएफओ का आएगा। देन क्वेश्चन फ्रॉम द सॉइल साइंस, एक्टिव फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन इंक्लूड्स, सॉइल फॉर्मेशन के 5 फैक्टर होते हैं, उसमें आपसे पूछा कि एक्टिव फैक्टर कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा कि एक्टिव फैक्टर होते हैं, देन पैसिव फैक्टर्स होते हैं, एंड देन न्यूट्रल फैक्टर होता है। तो एक्टिव फैक्टर में क्या आता है हमारा, क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्टार्टिंग फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैसिव में क्या आता है, पेरेंट मटेरियल एंड रिलीफ, जिसको हम ट्रोपोग्राफी भी कहते हैं। एंड न्यूट्रल क्या है, टाइम या फिर एज। ओके, सो ये 5 फैक्टर हैं जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है। क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म किस पे वर्क करते हैं, पेरेंट मटेरियल पे। टोपोग्राफी इज द रिलीफ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, एंड टाइम एंड द एज इज द कांस्टेंट फैक्टर। तो यहाँ पे पूछा है कि एक्टिव फैक्टर कौन सा है, तो ऑप्शंस आपके पेरेंट मटेरियल ये नहीं है, एज नहीं है, रिलीफ नहीं है, क्लाइमेट इन द टोपोग्राफी, सो द क्लाइमेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ द एसेंशियलिटी, हम 17 प्लांट न्यूट्रिएंट को डिवाइड करते हैं दो क्लासेस में, मैक्रो एंड माइक्रो। आपको बताना है कि उसके लिए कट ऑफ क्या है, कौन सी लिमिट हमने डिसाइड कर रखी है जिससे हम उसको मैक्रो या माइक्रो में क्लासिफाई करेंगे। ऑप्शंस आर 100 मिलीमोल पर केजी ऑफ द ड्राई मैटर, 50 मिलीमोल, 25, 10 एंड 5। तो करेक्ट आंसर इज द 25 मिलीमोल पर केजी ऑफ द ड्राई मीटर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसके लिए डिसाइडिंग लिमिट क्या है। हम क्लासिफाई तो कर लेते हैं, हमको पता भी होता है, बट अगर ये पूछ लिया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देन डेफिशिएंसी ऑफ एनपीके कहाँ पे हमको दिखती है, तो एनपीके डेफिशिएंसी या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, आप कैसे याद करेंगे। यू आर द एग्रीकल्चर स्टूडेंट, एग्रीकल्चर आपका बैकग्राउंड है, आपको भी याद करना है या फिर आपको समझना है ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी, रादर देन कि आप जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी को रटने बैठे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ द मोबिलिटी जो एनपीके हैं तीनों ही हाईली मोबाइल होते हैं इन द प्लांट,
बट जबकि सॉइल में अगर आप देखोगे नाइट्रोजन हाईली मोबाइल होता है, फास्फोरस मोबाइल नहीं होता है। बट जैसे ही प्लांट में आता है तो तीनों हाईली मोबाइल होते हैं, और जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाएगा ये तीनों ही ऊपर को चले जाएंगे, तो इनकी डेफिशिएंसी कहाँ दिखेगी, लोअर लीव्स पे। कैल्शियम एंड बोरॉन प्लांट में बिल्कुल इमोबाइल होते हैं, तो प्लांट ग्रो करेगा बट ये नीचे ही रह जाएंगे, ये मूव नहीं करेंगे, तो इनकी डेफिशिएंसी कहाँ पे दिखेगी, ऊपर पार्ट में। तो मोबिलिटी के बेसिस पे हमेशा कंसेप्ट को समझिए, उसके बेसिस पे आप हमेशा आंसर कर सकते हैं। हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉस इन द राइस फील्ड ड्यू टू विच प्रोसेस, तो नाइट्रोजन का लॉस सबसे ज्यादा किस वजह से होता है पैडी फील्ड में या फिर हमारे फील्ड में, तो दैट इज द बेसिकली द डीनाइट्रिफिकेशन लॉस। अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, इनसे कन्वर्जन होता है बेसिकली यूरिया का अमोनिया में, अमोनिया का देन नाइट्राइट में, नाइट्राइट से देन नाइट्रेट बनता है। एंड डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि वो नाइट्रोजन के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस हमारे होते हैं। Then the major portion of the soil carried by the wind is moved in a series of short bounces is called, यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना है, बहुत टफ नहीं है, बट अगेन जब हमारे पास यहाँ पे तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, यहाँ पे आप सब सही करेंगे, बट जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन किस में होगा, सस्पेंशन, सॉल्टेशन या फिर सरफेस क्रीप पे। तो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन में पूछिए मेजर पोर्शन ऑफ सॉइल कैरीड बाय द विंड मूव्ड इन अ सीरीज ऑफ शॉर्ट बाउंसेस। शॉर्ट बाउंसेस मतलब बहुत ज्यादा बाउंसेस नहीं है, मतलब वेट है, इतने हल्के भी नहीं है कि सस्पेंडेड हो। तो यहाँ पे लिखा है कि शॉर्ट बाउंसेस है, मतलब शॉर्ट बाउंसेस इसीलिए क्योंकि वो उठ नहीं पा रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इज द सॉल्टेशन। अगर वो बहुत हल्के पार्टिकल्स हैं, विंड से ही मूव कर रहे हैं, देन उसको हम सस्पेंशन में लेकर आते हैं। सस्पेंशन और इसके बीच में यही डिफरेंस है। इसेंशियल न्यूट्रिएंट में हम किसको बेसिक एलिमेंट्स कहते हैं, बेसिक एलिमेंट्स, प्राइमरी एलिमेंट्स, सेकेंडरी एलिमेंट्स, मैक्रो को ही हम क्लासिफाई करते हैं। तो जो CHO वाली कैटेगरी, दीज आर द बेसिक, इसको हमको अप्लाई भी नहीं करना पड़ता है, प्लांट ही खुद से सिंथेसाइज कर लेता है। देन डेफिशिएंसी मेनली जो हमारी टर्मिनल बर्ड्स में दिखती है, तो आई थिंक ये सभी को पता होगा, मैं इसका आंसर नहीं करूंगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताएं। ओके, then which one of the following is not the physical property of soil, physical property कौन सी soil की नहीं है, soil की physical property, soil की chemical property, soil की inherent capacity, तीनों में थोड़ा सा minute difference होता है, वो आप समझे। soil texture, density, color and temperature, these are the physical properties which can be felt or which can be seen by the naked eyes, ये देखी जा सकती हैं, फील की जा सकती हैं, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो फिजिकली अवेलेबल है, जिनको हम मेजर करते हैं बाय द वेरियस टेक्निक्स, उनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। और सॉइल फर्टिलिटी इज द इनहेरेंट कैपेसिटी, धारण करने की क्षमता, प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी इज द इनहेरेंट कैपेसिटी, उसको हम धारण करने की क्षमता कहते हैं। सो इट इज नॉट द फिजिकल प्रॉपर्टी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ये क्लासिफिकेशन आप एटलीस्ट जरूर पढ़ें, ये नाबार्ड फेज 2 एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन जरूर मिलेगा। वर्टिसॉल, ब्लैक सॉइल करेक्ट है, एंटीसॉइल, एलुवियल सॉइल करेक्ट है, एरिडीसॉइल्स, ऑक्सीसॉइल्स करेक्ट है, हिस्टोसॉइल इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑर्गेनिक सॉइल्स इसमें आती हैं, ग्रे सॉइल्स नहीं आती कभी भी। ग्रे सॉइल किस में क्लासिफाई होती है और क्यों क्लासिफाई होती है, अगर आप इसके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसके बाद हम इसमें प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज हिस्टोसॉइल्स इज बेसिकली फॉर द ऑर्गेनिक सॉइल्स, यही आपने पढ़ा होगा और यही आपको ध्यान रखना है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरिंग द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज नोन एज, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट और एग्रोमेट्रोलॉजी। एग्रोमेट्रोलॉजी बेसिक आप पढ़ के जाएं, जिसमें कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ टाइप ऑफ क्लाउड या फिर बेसिक जो हमारा क्लाइमेट मेजर करने के तरीके होते हैं, जैसे रेनी डे हम किसे कहते हैं, या फिर जो हमारे वेरियस इंस्ट्रूमेंट हैं, वो आप एक रीडिंग मार के जरूर जाए। वो आपको किसी भी आपकी जो समरी बुक्स होती हैं उसमें मिल जाएंगी, RK शर्मा, नेमरा सोंडा, किसी में भी, उतना आप जरूर पढ़ के जाएं। तो यहाँ पे पूछा है कि डेप्थ ऑफ वाटर टेबल हम किससे मेजर करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज पीजोमीटर। लाइसीमीटर से हम इवेपोट्रांसपिरेशन, इवेपोरीमीटर से इवेपोरेशन, साइक्रोमीटर से क्या करते हैं आप बताएंगे, पोटोमीटर से क्या हम मेजर करते हैं ये भी आपने बताना है। ये इतना टफ भी नहीं है, ये तो इजी है। एंड सिमिलरली क्या है कि इजी तो होते हैं बट हमें कंफ्यूजन भी उतना ही होता है एग्जामिनेशन में, तभी हमारे आप देखेंगे कि किसी के भी 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स या फिर जितना फुल होता है मार्क्स कभी नहीं आते, इट इज बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन, और वो भी ऑब्जेक्टिव में। तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन करें, मॉक टेस्ट दें, मैक्सिमम जितना हो सके मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट से ही, प्रैक्टिस टेस्ट से ही हमको सक्सेस मिल सकती है। एंड जैसा मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अपने नोट्स का रिवीजन, दूसरा मॉक टेस्ट, यही आप करें, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं।
आपको कोई भी मटेरियल मिल रहा है आप एग्जाम के बाद पढ़ लीजिएगा फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। इस टाइम पे नई चीज जो आपको कम आती है उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा, रादर देन आपको जो अच्छे से आती है आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। मान लीजिए आपको एग्रोनॉमी सॉइल साइंस बहुत अच्छे से आती है, आप उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाएं। जेनेटिक्स नहीं आती तो उसको छोड़ दें, उसको पढ़ेंगे भी तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक तो समझ भी नहीं आएगा और दूसरा जो आप इस टाइम पे दूसरे में रिवीजन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो उसकी वजह से वो भी आपका बेकार पार्ट होगा। तो इसलिए दोनों को अच्छे से प्रिपेयर, मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें और मैक्सिमम अपने नोट से रिवीजन करें और मॉक टेस्ट दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।